welcome you all. Myself, Dr. Pooja Sharma. Today we are going to take lecture on Chapter 2. So let's get started. Chapter 2 क्या है? Historical Developments in Research. इसके अंदर हमने दो चीजें देखनी है. मतलब सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं. फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्पररी रिसर्च एंड सेकेंड इज आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्लासिकल लिटरेचर. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम वो देखते हैं कि कंटेम्पररी रिसर्चेस को लेके जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे. अगर हम एंशियंट फेज पे जाते हैं, सबसे पहले इसको हम फेजेस में डिवाइड करके आंसर में लिखेंगे. सबसे पहले एंशियंट फेज, द फाउंडेशन ऑफ अनुसंधान. रिसर्च इन आयुर्वेदा इज नॉट अ मॉडर्न इम्पर्ट. It is rooted in the classical tool of examinations. The contemporary scientific methods closely mirrors these ancient concepts. क्या बोला गया है? जो रिसर्चेज हुई है आयुर्वेदा में वो मॉडर्नाइज नहीं है. ओके, बाहर से या मॉडर्न से नहीं लाई गई है. एक्चुअली जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, जो हमारे क्लासिकल टूल्स है ना एग्जामिनेशंस के, वहां से निकल के आई है. ओके, तो क्या बोला है? द कंटेम्पररी साइंटिफिक मेथड्स. जो भी कंटेम्परेरी साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे इन एंशियंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जो कि आगे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज प्रमाण सिस्टम. प्रमाण सिस्टम मींस द क्लासिकल फ्रेमवर्क ऑफ गेनिंग वैलिड नॉलेज. मतलब कि जो प्रमाण होते हैं उनके थ्रू हमें क्या मिल रहा है? एक तरीके से वैलिड नॉलेज जो है वो हम ले रहे हैं. तो एक तरीके का ये क्लासिकल फ्रेमवर्क है. कौन? प्रमाण सिस्टम. नेक्स्ट, प्रमाण सिस्टम के अंदर जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं, है ना? तो आता है प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या बोला गया है? डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, है ना? प्रत्यक्ष मींस ऑब्जर्वेशन, तो डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो प्रत्यक्ष के अंदर आती है. विच इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न एम्पेरिकल डाटा. जो आज की डेट में जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक बेसिस है ना? नेक्स्ट, अनुपान, अनुमान. अनुमान इज इन्फ्रेंस. ठीक है. लॉजिकल डिडक्शन यूज टू फॉर्म हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बनाने के लिए जो हम अनुमान, मतलब अपने लॉजिक्स लगा रहे होते हैं, दैट इज अनुमान. तो वो अनुमान प्रमाण सिस्टम के अंदर आता है. नेक्स्ट इज युक्ति, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. द रेशनल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स टू अचीव एन आउटकम, एसेंशियली द प्रिकर्सर ऑफ मेथोडोलॉजी. इसमें क्या है? किस तरीके से किसी चीज को करना है. आपने सोचा था कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं इस रिजल्ट को पाने के लिए, तो जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से स्टेप वाइज आप फॉलो करेंगे, या स्टेप्स क्या रहेंगे आपके. आप अपना दिमाग लगाएंगे, युक्ति लगाएंगे, आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप खुद डिजाइन करेंगे, दैट इज द युक्ति. नेक्स्ट इज आप्तोपदेश, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स. Relying on authoritative testimonies, samhitas, as the baseline for existing knowledge. आप कोई भी रिसर्च करने जाते हैं उससे पहले जितना भी मटेरियल उसके ऊपर है आप उनको रीड करते हैं. जितना बुक्स में मेंशन है या कोई पहले के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें मेंशन है, कोई आर्टिकल्स है, उन पे हम रिलाई करते हैं ना उस नॉलेज को लेने के लिए. देन हम आगे जो हमें करना होता है उसको हम देखते हैं. तो आप्तोपदेश वही है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज आप्तोपदेश. ठीक है. आप देखिए नेक्स्ट, तंत्र युक्ति. तंत्र युक्ति भी इसी के अंदर एक तरीके से आती है. एंशियंट टूल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग साइंटिफिक टेक्स्ट, ensuring द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल क्लेम्स. ये एक एंशियंट टूल है. कौन? तंत्र युक्ति एक एंशियंट टूल है जो कि आपके जितने भी साइंटिफिक टेक्स्ट होते हैं उनको वैलिडेट करती है. उसमें जो भी आप मेडिकल क्लेम्स दे रहे हैं, सारी चीजें, उन सबकी वैलिडिटी जो है वो ये एंश्योर करती है तंत्र युक्ति. ठीक है. तो हमने एंशियंट फेज के अंदर जो हमारा सिस्टम है जो मेनली रिसर्च के लिए बनाया गया है वो है प्रमाण सिस्टम, जिसके अंदर हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, आप्तोपदेश और तंत्र युक्ति हमने ऐड करा है. तंत्र युक्ति को वैसे प्रमाण सिस्टम में हम नहीं रखते हैं, मेनली हम ये चार ही रखते हैं, बट तंत्र युक्ति साइंटिफिक टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंशियंट टूल माना गया है, तो हमने वो भी इसमें ऐड किया. तो एंशियंट फेज हमने देख लिया, एक पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट अब हम चलते हैं इसके. इसमें क्या आता है? प्री इंडिपेंडेंस फेज. तो प्री इंडिपेंडेंस फेज में मतलब 18 से लेके अर्ली 20th सेंचुरी में जो कुछ हुआ वो हम यहाँ इस फेज में देखने वाले हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड
आयुर्वेदिक रिसर्च वाज प्राइमरीली लिटरेरी रिसर्च। मींस इस टाइम पे जो हमारा फोकस था या आयुर्वेदिक रिसर्चेस जो होती थी वो लिटरेचर बेस्ड ही होती थी। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, टेक्सचुअल प्रिजर्वेशन। द फोकस वाज ऑन ट्रांसलेटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग क्लासिकल संहितास। इसमें क्या है बोला गया, पहले ना इस टाइम पे इन्होंने क्या करा, जो भी उनके पास लिटरेरी रिसर्च लिटरेचर्स थे सब, उनको उन्होंने ध्यान दिया, फोकस करा ट्रांसलेट करने में, उनमें एडिटिंग्स करने में, उनको प्रिंट करने में, ताकि वो प्रिजर्व हो सके। ठीक है, तो टेक्सचुअल प्रिजर्वेशन पे फोकस करा गया था इस टाइम पे। जैसे कि जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था चरक संहिता का, वो 19th सेंचुरी में आया था। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपैरिजन। क्या बोला है, स्कॉलर्स बिगिन कंपेयरिंग आयुर्वेदिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद वेस्टर्न मेडिकल टेक्स्ट, मार्किंग द फर्स्ट कंपैरेटिव रिसर्च अटेम्प्ट। इसमें क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स और कंपैरिजन वाला टाइम, मतलब इस टाइम में ये चीजें भी चली थी। ठीक है, तो इसमें स्कॉलर्स क्या कर रहे थे, जो भी आयुर्वेदिक एनाटॉमी मीन्स जो हम रचना शारीर पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्रिया शारीर पढ़ रहे हैं आयुर्वेद में, उसको इन्होंने जो वेस्टर्न मेडिकल टेक्स्ट है, जो हमारी मॉडर्न की बुक्स है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, उनके साथ लिंक कर रहे थे, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कंपैरेटिव रिसर्चेस के अटेम्प्ट यहाँ पर इस टाइम पे करे गए हैं, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे। ठीक है, थर्ड फेज जो आता है वो आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मींस 1947, मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई तब से लेके 1990s तक के जो फेज है वो हम यहाँ देखेंगे। उसमें क्या क्या हुआ, रिसर्च मूव फ्रॉम इंडिविजुअल स्कॉलर्स टू ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज। अभी ऊपर क्या हो रहा था, स्कॉलर्स अपने आप रिसर्चेस कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, सेव कर रहे थे जो भी उनका टेक्सचुअल डाटा था उसको। अब ये सारे काम जो थे, ये जो रिसर्चेस थी, वो इंडिविजुअल स्कॉलर्स के उनसे हटते हुए ये मूव हो गई गवर्नमेंट बॉडीज पे। जो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट बॉडीज बनी वो इन चीजों में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीसीआरएस। CCRS means Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. So the Central Council of for Research in Ayurvedic Sciences was established to spearhead clinic, literary and drug research. क्या बोला गया है कि CCRS फॉर्म किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, ताकि ये जो क्लिनिकल, लिटरेरी या ड्रग से रिलेटेड रिसर्च है उन पे काम हो सके, उनको स्प्रेड किया जा सके। द फार्माकोनोसी इरा। Initial contemporary research focused heavily on identifying medicinal plants, means Dravya Gun research, and validating the chemical compositions of herbs to meet modern pharmacological standards. स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनिशियली जो मेन फोकस था वो मेडिसिनल प्लांट्स को ढूंढने का था, आइडेंटिफाई करने का था, मीन्स द्रव्य गुण रिसर्च हो रही है। एंड देन उन पे, उनका जो उन हर्ब्स का जो भी फाउंड हम कर रहे हैं उनके ऊपर उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है, उनके ऊपर हमने चीजें देखी। उनको हमने निकाला है, केमिकल कॉम्पोजिशंस को पता लगाया उन हर्ब्स का, उनको एक्सट्रैक्ट करा, उनको वैलिडेट करा, ताकि जो आज की मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स है उनको हम मीट कर सके। ठीक है, तो ये इरा भी इस टाइम पे ही आया था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बीएमएस करिकुलम। ठीक है, तो बीएमएस करिकुलम में क्या इंट्रोडक्शन है वो देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स बिकम फॉर्मलाइज्ड पार्ट ऑफ द आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम टू ट्रेन क्लिनिशियन रिसर्चर्स। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का, ये जो है ये आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनाया गया, ताकि ट्रेन करा जा सके जो भी क्लिनिशियन रिसर्चर्स हैं उनको। तो रिसर्च इधर भी ऐड करी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1990s के बीच में। इसके बाद आता है कंटेम्पररी फेज, जो कि राइट नाउ चल रहा है, 2000 ईयर से ये स्टार्ट हो रखा है। तो देखिए क्या बोला है, मॉडर्न आयुर्वेदिक रिसर्च नाउ फॉलो द ग्लोबल इंटीग्रेटिव मॉडल फोकसिंग ऑन थ्री मेजर पिलर्स। जो अब जो आयुर्वेदिक रिसर्चेज हो रही है वो मेनली फोकस्ड है तीन मेजर पिलर पे। ठीक है, मेनली ये ग्लोबल लेवल पे अब चल गया है। अब इसमें वो तीन मेजर पिलर क्या क्या है, तो फर्स्ट वन इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कंटेम्पररी रिसर्च यूटिलाइजेस RCTs, means randomized controlled trials to validate traditional claims. दिस इन्वॉल्व, इसके अंदर हमारे फेज आता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है। देखिए इसमें क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में क्या होने लगा, ट्रायल्स होने लगे।
जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको हम ट्रायल करेंगे उसका, है ना, ताकि जो भी हमारी बुक्स में मेंशन है, ट्रेडिशनल टाइम पे मेंशन करा गया था, वो जो वो क्लेम करते हैं वो चीजें हमें प्रूफ के साथ मिले। तो इसके अंदर हमारे फेज 1 से फेज 4 तक के ट्रायल्स आते हैं, जो कि मेनली हमारे ड्रग डेवलपमेंट के टाइम पे यूज किया जाता है। अप्लाइंग द ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। इसके अंदर एक ड्रग अगर कोई बनाई गई है तो उसको फेज 1 से फेज 4 तक अप्लाई किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन यूजिंग HPTLC and other analytical tools to ensure the quality of भस्म and क्वाथास। देखिए इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मेनली रोल है कि जो भस्म हम ले रहे हैं, क्वाथ ले रहे हैं, वो कितने अमाउंट में लेना है, कितने अमाउंट से ज्यादा किसी को नहीं देना है, क्योंकि ओवर यूज इन चीजों से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारे एनालिटिकल टूल्स इन चीजों को लाया गया, इनका यूज करते हुए इंश्योर करी गई कि जो भस्म की क्वालिटी है, क्वाथ की क्वालिटी है, वो ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चीजें देनी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर इंक्लूड होता है। आगे देखिए फंडामेंटल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आयुजिनोमिक्स, रिसर्चिंग द कोरिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड अ मॉडर्न जेनेटिक्स मींस फिनोटाइप। अब नेक्स्ट एविडेंस हमने देखा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा फंडामेंटल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आयुजिनोमिक्स मींस जो हम आयुर्वेदा में प्रकृति लेते हैं ना, हम कहते हैं हर पर्सन की प्रकृति अलग अलग होती है। उसको जो मॉडर्न के जेनेटिक्स हैं, मॉडर्न में हम चीजें पढ़ते हैं ना, जेनेटिक मॉडर्न जेनेटिक्स है, उसके साथ कोरिलेट करा गया था यहाँ पे। तो इन चीजों पे वर्क हुआ। साथ में नेटवर्क फार्माकोलॉजी यहाँ पे आई है, स्टडिंग हाउ पोली हर्बल फॉर्मुलेशंस, जो भी हम योग बना रहे हैं हमारी बुक्स में मेंशन है ना, स्टडिंग हाउ पोली हर्बल फॉर्मुलेशन अफेक्ट मल्टीपल बायोलॉजिकल टारगेट साइमल्टेनियसली rather देन द वन ड्रग वन टारगेट मॉडर्न अप्रोच। देखो हमारा जो योग होता है, वो हम कोई भी मेडिसिन देते हैं आयुर्वेद में, तो वो सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रही होती है हमारी बॉडी पे, वो अलग अलग टारगेट्स को भी साथ में ले रही होती है, हील कर रही होती है, उन पे भी काम कर रही होती है। बट मॉडर्न में क्या होता है, अगर आप PCM लोगे तो वो सिर्फ फीवर को ही डाउन करेगी, लाइक वन ड्रग वन टारगेट। ये मॉडर्न की अप्रोच है। बट जो हमारे आयुर्वेदा के योग्स हैं वो क्या करते हैं, जब हम कोई एक सिंगल योग देते हैं किसी चीज पर्टिकुलर डिजीज के कंडीशन में, तो वो ऐसा योग होता है जो बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स पे हमारे काम कर रहा होता है, या बहुत सारे हमें रिजल्ट शो करता है। कई डिजीज उसके साथ साथ हील होने लग जाती है, होती कोई और डिजीज है और वो भी हील होने लग जाती है। तो इन चीजों पे भी यहाँ पर देखा गया। आगे देखो डिजिटल एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा डिजिटल और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। TKDL बना। TKDL क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, a historical milestone in the contemporary research used to prevent biopiracy and document traditional evidence globally। TKDL क्यों बनाया गया, मेनली जो बायोपायरेसी हो रही है, मीन्स हमारा डाटा है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, उनको क्या करा जा रहा था, अदर कंट्रीज अपने पास ले रही थी, वो कह रही थी ये हमारा डाटा है, तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखने के लिए कि वो इंडिया का ही है, उसको ग्लोबली एविडेंस के साथ शो करने के लिए एक हमारे यहाँ पे TKDL बनाया गया। तो जो मॉडर्न रिसर्च जो है ना, उसका एक माइलस्टोन था। नेक्स्ट है फार्मिको विजिलेंस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ systematic monitoring of the safety and adverse effect of Ayurvedic medicines ASU, है ना, ASU drugs। इसमें क्या करा गया, फार्माकोविजिलेंस के अंदर यहाँ पे ये बताया गया, हमने जो भी ड्रग्स थी हमारी, है ना, आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन थी, उनको सिस्टमेटिक वे में मॉनिटर करना। ठीक है, उनकी सेफ्टी का देखा गया कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, हर चीज को यहाँ पर ध्यान में लाया गया, दैट इज द फार्माकोविजिलेंस। कि एक ऐसा सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ रखा गया जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स को, इन चीजों को नोटिस करता है। सम ऑफ द हाइलाइट्स फॉर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रिसर्च आर एज फॉलोज। अब देखो हमने मेनली यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें हुई है हमारी हिस्ट्री में। अब हमने उसका एक शॉर्टर वर्जन अगर हम देखते हैं तो क्या है कि जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो। साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, ये चीजें आई। एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन
मतलब मेडिसिन बनी एक्सपेरिमेंट करके। एपिडेमियोलॉजी के ऊपर वर्क करा गया, बायोस्टेटिक्स आए, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आए, आरसीटी इरा आया, मतलब कि वो रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स आए। इनके आगे ये जो नाम मेंशन है, ये उनके नाम है जो ये चीजें लेकर आए। बायोस्टेटिस्टिक्स किनके थ्रू आया? जॉर्ज मेंडल के थ्रू आया। एपिडेमियोलॉजी किसके थ्रू आया? जॉन स्नो के थ्रू आया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड किसके थ्रू आया? फ्रांसिस बेकन के थ्रू आया। एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन किसके थ्रू लाया गया? क्लॉड बर्नेट के थ्रू लाया गया। और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जो है वो फिशर लेकर आए। और जो आरसीटी इरा है वो हमारा कौन कौन लेकर आए हैं? ब्रैडफोर्ड हिल्स है। तो मेनली ये है जो हिस्ट्री में हुआ और आज के टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट है। अगर आपको 5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इतना मेंशन कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं, जो हमने 4 फेज बने पढ़े उनकी। फर्स्ट फेज आप डाल देंगे एंशियंट फेज जो आपका है, 2 मिनट, एंशियंट फेज। ठीक है, आप ऐसे 4 टेबुलर फॉर्म्स बनाते हैं, हम वैसे बनाएंगे हम 4 यहाँ पे। फर्स्ट वन पे हम लिख देंगे एंशियंट फेज, जिसके अंदर हम प्रमाणस के बारे में जस्ट नेम नेम मेंशन कर सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस फेज, जिसके अंदर हम टेक्सचुअल प्रिजर्वेशन हुई है, कंपैरिजन हुआ है, उसको एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। थर्ड फेज के अंदर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज हम डालेंगे, जिसके अंदर हम सीसीआरएस का फॉर्मेशन हुआ, फार्माकोनॉसी इरा आया जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट के ऊपर रिसर्चेज हुई, एंड बीएमएस सिलेबस के अंदर रिसर्चेज आई। ऐसे 3 पॉइंट बना के शॉर्ट में हम मेंशन करेंगे। और कंटेम्प्रेरी फेज के अंदर हम मेनली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो हम डालेंगे, फंडामेंटल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज है वो डालेंगे, और जो भी डिजिटली हुआ है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है वो हम डालेंगे। और इनके अंदर हम टीकेडीएल एंड ऑल सिर्फ मेंशन भी कर देंगे, दैट्स मोर देन द इनफ। आप इसको शॉर्ट चार्ट बनाएंगे, एक पेज आपका उधर ही फिल हो जाएगा, और एक आप ये मेंशन कर देंगे शॉर्ट में, तो आपको 5 मार्क्स में भी बहुत सफिशिएंट है। और 10 मार्क्स में भी आता है, तो आप इसे शॉर्ट करके सामने टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, एक एक लाइन सबके बारे में, दैट्स मोर देन इनफ। ये हमने फर्स्ट जो पॉइंट था सिलेबस का वो कवर करा इस चैप्टर में। आगे देखिए, आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्लासिकल लिटरेचर। ये सेकेंड पॉइंट था सिलेबस का, जिसमें क्या बोला है? आयुर्वेदा डजंट इंटरफेयर टू द टर्म रिसर्च इन द कंटेम्पररी वे। आयुर्वेदा जो है वो इस रिसर्च टर्म के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही है सच, बट देयर आर इंस्टेंस इन क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट विच इंडिकेट रिसर्च मेथड्स फॉर एक्सप्लोरिंग नॉलेज। बट हमें क्लासिकल आयुर्वेदिक जो हमारी बुक्स है उनमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए किस तरीके के रिसर्च मेथड्स को लेना चाहिए, है ना, उनके बारे में मेंशन है, ऐसा कहा गया है, हमें देखने को मिलता है। Classical methods of research can be regarded under numerous concepts of Ayurveda and primarily include pramana, pariksha, siddhant, sambhasha, पंचव्यव, वाक्य एंड तंत्र युक्ति। जो क्लासिकल मेथड्स हैं जो रिसर्च के हमारी बुक्स में हमें मिल रहे हैं, जो हमारे आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स में है, तो वो कौन कौन से में आपको देखने को मिलेंगे? तो प्रमाण जो हमने पढ़ा वही, परीक्षा के अंदर हमें देखने को मिलता है, सिद्धांत के अंदर हमें देखने को मिलेगा, संभाषा हो रखी है हमारी बुक्स के अंदर, है ना, पंच अवयव वाक्यों के बारे में पता है वो है, तंत्र युक्तियां, ये सब। तो ये कुछ हमें हिंट्स है हमारी आयुर्वेदिक बुक्स में कि रिसर्चेस करी जाती थी उस टाइम पे भी, इन चीजों को नोट में करते हुए, इन चीजों के थ्रू। अब देखिए, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, है ना, उसमें ऋग्वेदा अथर्ववेदा आते हैं। उसके अंदर 289 औषध द्रव्यस अथर्ववेद के अंदर मेंशन किए गए हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा, त्रिधातु ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस टाइम पे जो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी? उन्होंने क्या करा है? उन्होंने हर्ब्स को ऑब्जर्व करा है, उनको ट्रीटमेंट में यूज करके देखा, उनका एक्सपीरियंस निकल के आया कि ये ड्रग इस ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल है। हेतुलिंग औषध मतलब कि कॉज इफेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इन्होंने काम करा है। उस टाइम पे रिसर्च में ये 3 चीजों पे मेन फोकस था कि हर्ब्स को ऑब्जर्व करेंगे, कौन से ट्रीटमेंट में कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ कौन सी मेडिसिन कौन से ट्रीटमेंट में वर्क कर रही है, वो सब चीजें मेंशन थी। और इन्होंने कॉज और इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करी ऋग्वेद और अथर्ववेद में, ऐसा हमें देखने को मिलता है वैदिक पीरियड के अंदर। अगर हम बात करते हैं संहिता पीरियड की, जिसे गोल्डन एरा माना जाता है आयुर्वेदिक रिसर्च का, तो देखिए चरक संहिता के अंदर युक्ति के बारे में मेंशन है, मींस अपनी युक्ति लगानी है, ऐसा दे रखा है, लॉजिकल रीजनिंग। केस डिस्क्रिप्शन, केस का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है।
क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है वो हमें देखने को मिलती है। संप्राप्ति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है पैथोजेनेसिस। और षट क्रिया काल का बहुत अच्छे से मेंशन है कि डिजीज जो है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, जो कि एक तरीके से एपिडेमियोलॉजी मॉडल है कि प्रोग्रेशन डिजीज का कैसे हो रहा है उसको। तो ये हमें चरक संहिता में कुछ रिसर्चेस देखने को मिल रही है, तभी तो ये चीजें मेंशन करी गई है। अब आज की एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेस है, कोई डिजीज कैसे बनी, तो वो उन्होंने वहां मेंशन करा है। पैथोजेनेसिस मेंशन है चरक संहिता में, संप्राप्तियां दे रखी हैं डिजीज की, है ना। ये सारी चीजें एक तरीके से रिसर्चेज ही हैं जो हमें देखने को मिलता है एज एन एविडेंस इन आर चरक संहिताज, है ना। अब शिशु संहिता में हमें देखो कैडवरिक डायसेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से फर्स्ट एनाटॉमिकल रिसर्च मॉडल था कि एनाटॉमी पे अगर हमें रिसर्च करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका मेंशन शिशु संहिता में करा गया है। सर्जिकल इनोवेशंस हुई है, जैसे कि राइनोप्लास्टी, कैटेरेक्ट सर्जरी, फ्रैक्चर्स का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हमें शिशु संहिता में देखने को मिल रही है। रिसर्चेस होने के बाद ही उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं, जिस जो कि आज के मॉडर्न जो हमारा ट्रीटमेंट है राइनोप्लास्टी एंड ऑल, वो इस पे डिपेंड है। बेसलाइन यही है। मर्म शरीर के ऊपर बात करी गई है। मर्म शरीर मतलब कि जो भी हमारे बॉडी के वाइटल पॉइंट्स है, जिसपे चोट लगती है तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जान जा सकती है, मर सकता है इंसान, या अपाहिज हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स तो उनका मेंशन सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से करा गया है, जो कि आज की डेट में अब करा जाता है। अब देखिए अष्टांग हृदय के अंदर, अष्टांग हृदय जो है उसे हम एक तरीके से कहेंगे उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कंपाइल करा है सारी चीज को। तो सिस्टमेटिक कंपाइलेशन हमें अष्टांग हृदय सिखाता है। एविडेंस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, उसने अष्टांग हृदय ने क्या करा है, चरक संहिता शिशु संहिता को कंबाइन करते हुए एक समरी बनाई है एक तरीके से। तो वो एक लिटरेचर रिव्यू का एविडेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग चरक संहिता, कहते शिशु संहिता, ऐसे अलग अलग संहिता का कॉम्बिनेशन करके एक अपना जो रिव्यू था वो जनरेट करके मेंशन करा है। तो एक तरह से कंबाइनेशन ऑफ अ मल्टीपल टेरिटरीज, इट्स, हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेटा एनालिसिस स्टाइल की अप्रोच ली गई है यहाँ पे। निदान पंचक, फाइव फोल्ड डायग्नोस्टिक मेथड, जो कि एक बहुत आयुर्वेदिक टेक्स्ट का मेजर पार्ट है, वो यहाँ पे मेंशन है। निदान पंचक के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है, जो कि हमारे आज फाइव फोल्ड डायग्नोस्टिक मेथड के बराबर है। पंचकर्मा, अपने इम्प्योर ब्लड को जो हम निकाल रहे हैं फ्रॉम आवर बॉडी लीच के एप्लीकेशन के थ्रू या वेन सक्शन सीरा वेद के थ्रू, है ना, वो कंडक्ट हुआ है उस टाइम पे। और आज भी वही सिस्टम को फॉलो करा जाता है हमारे इम्प्योर ब्लड को निकालने के लिए। तो उसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है। न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट प्रिपरेशंस, भेषज कल्पना, लाइक स्वरस होता है किसी भी स्वरस मींस फ्रेश जूस, उसमें पानी एंड ऑल कुछ नहीं मिलाया जाता है। क्वाथ, जिसे हम जो भी मटेरियल है उसको बॉईल करते हैं, देन हमारा क्वाथ डिकॉक्शन बनता है। अब लेह बनाना, मलहर, जो भी आजकल ऑइंटमेंट क्रीम्स बन रही है सब, ये बहुत अच्छे से भेषज कल्पना में हमारे में मेंशन है, बुक्स में मेंशन है, जो कि आजकल तो वही तरीके को यूज करते हुए मेडिसिन प्रिपेयर करी जा रही है। टुडे ऑल्सो मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड अंडर द सेम गाइडलाइन मेंशन प्रीवियसली, जो बुक्स में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग ही आज सेम गाइडलाइंस पे ही दवाइयां इसी तरीके से बनाई जा रही है, बस टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग रज आर्तव गेट मैच विथ टुडेज मॉडर्न गायनिकोलॉजी एंड ऑप्स, क्या बोला गया है, जो रज और आर्तव का मेंशन है हमारी बुक्स में, वो आज भी मैच करता है एग्जैक्टली जो गायनिकोलॉजी या ऑप्स के अंदर मेंशन है, जो मॉडर्न गायनिक में मेंशन है उनसे। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, मेडिसिन है, वो आज भी फॉलो करी जा रही है हमारे एंशियंट, मतलब जो मेंशन करा गया था एंशियंट आचार्यों ने बुक्स में, वो आज भी फॉलो होता है। ठीक है। एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारा एंटायर प्रोसेस था डाइजेशन का जो बुक्स में मेंशन है, उसे हमने थ्री स्टेजेस में बांटा हुआ है, known as अवस्था पाक, where time required for digestion, ingested food and lakshan developed during the process of a digestion has been mentioned। देखिए जो एंटायर प्रोसेस था डाइजेशन का, उसे थ्री स्टेजेस में बांटा गया, जिन्हें हमने अवस्था पाक की अवस्था कही थी, जिसमें क्या बोला गया था, किसी भी फूड को जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेशन, उसका डाइजेशन होने में, पाचन होने में कितना टाइम लगता है, फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या लक्षण उस प्रोसेस के ड्यूरिंग आते हैं, वो सब चीज मेंशन करी गई थी।
तो ये सारे के सारे जो आज की डेट में रिसर्चेज हो रही है या वहां पे मेंशन करा जा रहा है आज की डेट में, ये सारी चीजें हमारी बुक्स में मेंशन है, जो कि एक तरीके से एविडेंस है कि रिसर्चेज आयुर्वेदा की जो है उनके हमें अपनी क्लासिकल लिटरेचर्स के अंदर हमें उनका एक तरह से एविडेंस हमें देखने को मिलता है। हम जब रीड आउट करते हैं ध्यान से तो हमें मिलता है कि ये चीज जो है ये आज भी है, तो ये पहले रिसर्च हो चुकी है तभी बुक्स के अंदर मेंशन है। इसी के साथ हमने जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए हमने जो मेन आपको अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्लासिकल लिटरेचर, तो आपसे सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इनके थ्रू हम आयुर्वेदा में रिसर्च कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आयुर्वेदा की हेल्प कर रहे हैं या शो करता है कि रिसर्चेस होती थी। ओके, एंड देन आप इसमें भी अगर शॉर्ट में आता है तो आप वैदिक पीरियड के अंदर ऋग्वेद और अथर्ववेद के बारे में बता सकते हैं, एंड उनकी रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। संहिता पीरियड में चरक संहिता में जो चीजें मेंशन है आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, चरक संहिता के अंदर जो मेंशन है वो भी आप डाल सकते हैं। सुश्रुत संहिता में जो चीजें आपने पढ़ी है, आप चरक संहिता वैसे भी पढ़ रहे हैं अपने सेकेंड ईयर में, थर्ड प्रॉफ में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको जो भी समझ में आता है कि जो आज की डेट से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आप वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अष्टांग हृदय में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर रहेगा तो वो फर्स्ट वन रहेगा कि यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अष्टांग हृदय खुद है। ओके, एंड इसके अलावा पंचकर्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। मेडिसिनल प्रिपरेशन जो है, कषाय कल्पना एंड ऑल, ये चीज आप डाल सकते हैं। रज आर्तव भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डाइजेशन वाला एग्जाम्पल है। इनमें से आप शॉर्ट में एक दो एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं जो कि प्रूफ करता है कि ये रिसर्चेज जो है वो आयुर्वेदा में मेंशन करी गई है, हमारी बुक्स में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ ये चैप्टर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने दो पॉइंट थे, दोनों के दोनों पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। इससे ऊपर इसमें क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिलेगा। थैंक यू।